हेलो दोस्तों। आइए आज फ्रेंच रेवोल्यूशन की दूसरी वीडियो की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये घटना 14 जुलाई 1789 की है, जब 14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस के शहर पेरिस में एक अफवाह फैल गई कि फ्रांस का राजा अपनी जनता पर हमला करवाने वाला है। और यह अफवाह फ्रांस के बाकी हिस्सों में पेट्रोल से लगी आग की तरह फैल गई और फ्रांस की जनता इस झूठी अफ़वाह से बहुत डरी हुई थी। ये घटना तब की है जब लुई 16वां तत्कालीन राजगद्दी पर बैठा था। आप सब देख पा रहे होंगे, लोगों में भगदड़ मच गई और एक पूरे डर का माहौल लोगों के बीच बन गया। लोग डरे हुए थे। लोगों ने ये सोचा कि अगर राजा हमको ऐसे ही मार देंगे, तो ऐसे मरने से तो अच्छा है कुछ करके मरा जाए। तो वहाँ की जनता ने कुछ करने का ठाना और लगभग 7,000 लोग, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी थे, वो टाउन हॉल में सारे लोग इकट्ठा हो गए और यह डिस्कस करने लगे कि अगर हम राजा और उसकी सेना से लड़ना चाहते हैं, अगर उसका विद्रोह करना चाहते हैं, तो हमें हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। और उनके पास हथियार था नहीं। इसलिए उन लोगों ने ये कहा कि क्यों ना हम हथियारों को लूट लें। वाई नॉट पीसफुली लूट द वेपन्स। इसलिए वहाँ की जनता ने यह निर्णय लिया कि बास्तील के किले पर हमला किया जाए और उसमें रखे जितने भी हथियार हैं उसको लूट लिया जाए। तो 7,000 लोग जो टाउन हॉल में जमा हुए थे, उन्होंने बास्तील के किले को घेर लिया और वहाँ जितने भी हथियार थे उसको लूट लिया। इस घटना में बास्तील किले का जो कमांडर था बास्तील के किले का जो कमांडर था, वो मारा गया और वहाँ की जनता ने वहाँ बास्तील के किले में जितने भी कैदी थे, उनको उन्होंने छुड़ा लिया और आज़ाद कर दिया। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि बास्तील के किले से जितनी भी कीमती चीज़ें लूटी गईं, उन कीमती वस्तुओं को बाज़ार में बेच दिया गया। उन वस्तुओं को उन लोगों ने खरीदा जो इसे याद के रूप में स्मरण रखना चाहते थे, रिमेंबर रखना चाहते थे और कीमती चीज़ों को अच्छी कीमत पर बाज़ार में बेच दिया गया। ऐसा नहीं है कि बास्तील के किले की घटना के बाद और कोई घटना नहीं हुई। बहुत सारी घटनाएँ हुई इस फ्रांस की राजनीति में, फ्रांस के देश में, जो आगे धीरे-धीरे एक क्रांति का रूप धीरे से धारण कर लेती है। आइए हम इस वीडियो में आगे की चर्चा करते हैं। राजा राजा की सबसे बड़ी समस्या थी कि वहाँ के लोगों की जनसंख्या बढ़ रही थी। वहाँ के लोगों की जनसंख्या बढ़ रही थी और राजा निरंकुश हो चुका था, इसलिए राजा को मार डाला गया। ये घटना क्यों हुई और कैसे हुई, आगे की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस घटना के तह तक जाने के लिए हमको जाना पड़ेगा 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी, फ्रांस की सोसाइटी में हम जाएँगे कि वहाँ पे कैसा माहौल था और क्या हुआ था वहाँ पे। तो सबसे पहले आप सबको अगर याद होगा, तो हम चर्चा करना चाहेंगे 1774 की, जब लुई 16वां फ्रांस का राजा बना। और जब वो फ्रांस का राजा बना, तो उसकी उम्र, उसकी एज महज 20 साल थी और उसकी शादी एक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनियोटी से करा दिया गया। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि उसका राजकोष कम था, उसके राजकोष में धन कम था, क्योंकि निरंतर लड़ाइयाँ लड़ने के कारण फ्रांस का जो राजकोष था, वो खाली हो चुका था। फ्रांस के राजा के सामने एक और समस्या थी, अमेरिका और फ्रांस। फ्रांस ने 13 कॉलोनियों को आज़ाद कराने के लिए भी बहुत सारा संघर्ष कर चुका था, बहुत सारे धन दे चुका था उसको, इसलिए सबसे बड़ी समस्या उसके सामने थी कर्ज की, क्योंकि फ्रांस एक बहुत बड़े कर्ज में डूब गया था। उसके ऊपर लगभग 1 बिलियन लिबरों का कर्ज आ गया था और 2 बिलियन लिबरों का कर्ज उस पर पहले से ही था। इसलिए फ्रांस में धन को बनाना बहुत बड़ी समस्या थी। लोगों पे इंटरेस्ट जो था वो ज़्यादा लगा दिया गया। लोगों के द्वारा की जाने वाली खेती निरंतर घट रही थी और आबादी धीरे-धीरे बढ़ रही थी। इसलिए फ्रांस की जनता में महँगाई का भी विरोध करना शुरू कर दिया।
क्योंकि जो ब्रेड होती थी, रोटी होती थी, उसकी कीमतों में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला। इसलिए फ्रांस की जनता बहुत परेशान थी और संघर्ष करने का मूड बना चुकी थी। इसलिए एक बहुत बड़ी जनता यहाँ पे उग्र हो गई। अब 18वीं शताब्दी में फ्रांस को 3 वर्गों में बाँटा गया। पहला फर्स्ट एस्टेट, जिसमें क्लर्की लोग आते थे, लोग जो चर्चों में काम किया करते थे। सेकंड एस्टेट, जिसमें नोबिलिटी, सज्जन लोग आया करते थे, जिसमें राजा होता था, उसकी फैमिली होती थी। और तीसरा, जिसको थर्ड एस्टेट कहते थे, इसमें बाकी बचे हुए लोगों को रखा गया, जिसमें बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, लॉयर्स थे, फार्मर्स थे, लेबर थे और बाकी सारे लोग इस थर्ड एस्टेट में थे। फ्रांस की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? पूरी जनता का 90% हिस्सा फ्रांस का, वो खेती करने का काम करते थे। 90% जो जनता थी वो केवल खेती करने का काम करती थी। दे आर मोर इन नंबर्स, बट उनकी आबादी ज़्यादा थी लेकिन उनके पास ज़मीनें कम थी। 60% ज़मीनों का जो हिस्सा था वो केवल फर्स्ट इस्टेट के पास था, लेकिन जो थर्ड इस्टेट था उनके पास एकदम ना के बराबर लैंड था और उन पर सबसे ज़्यादा टैक्स थोपा गया था। पूरे फ्रांस में केवल थर्ड इस्टेट ही एक ऐसा वर्ग था जो टैक्स देने का काम करता था, इसलिए वहाँ की जनता और भी परेशान थी। मध्यम वर्ग और करों से करों के बोझ के नीचे दबता चला जा रहा था। ठीक है। अब आते हैं द टैक्स विच वेंट टू द चर्च वाइज द फार्मर्स इज कॉल्ड टीथे। टीथे क्या कहलाता है? जब किसान चर्च को टैक्स दिया करता था उसको टीथे कहा जाता था और अपनी फसल का 10वां हिस्सा उसको टीथे के रूप में चर्च को देना पड़ता था। इस प्रकार किसानों के ऊपर बोझ, टैक्स का बोझ और बढ़ता चला गया। अब आते हैं टोबैको, साल्ट। वहाँ इसकी कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे राजा के प्रति जनता उग्र होने लगी। राजा के प्रति लोगों में सम्मान की भावना नहीं रह गई। लोग उसे अपना दुश्मन मानने लगे। अब आते हैं थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट जो पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस, वो 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी। इस प्रकार आप कहेंगे कि जनसंख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही थी। भाई समय आगे बढ़ेगा तो पॉपुलेशन हर किसी देश की बढ़ेगी। तो फसल की डिमांड भी बढ़ेगी, अनाज की डिमांड भी बढ़ेगी। लेकिन एक बड़ी पॉपुलेशन को कवर कर पाना कम खेती से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ की 90% जनता फार्मर्स थी और उनके पास अपना लैंड नहीं था। सबसे बड़ी समस्या उनके सामने यही थी। अब आते हैं, लोग परेशान थे कि बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल कैसे किया जाए। लोगों का जो क्रोध था और बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि उनके पेट में अनाज नहीं था। लोग भूखे सो रहे थे, बच्चे बिलख रहे थे। अब यही सब की देन है कि वहाँ पे एक रिवोल्ट शुरू हो गया, विद्रोह शुरू हो गया। लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोगों के पास एजुकेशन नहीं था। ये जो मूल चीज़ें होती हैं, पैसे का होना, धन का होना, ये बहुत ज़रूरी होता है एक स्वस्थ आदमी की मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए। वहाँ के लोगों की इनकम जहाँ तक बढ़नी चाहिए, वो घट रही थी। लोगों की जनसंख्या बढ़ रही थी, लेकिन उनकी इनकम घट रही थी। अनाज की पैदावार कम हो रही थी और लोगों की डिमांड बढ़ रही थी। लोगों की डिमांड बढ़ने का पीछे ये भी कारण था कि वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अब आते हैं, द राइट्स ऑफ द पीपल शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय देयर बर्थ। वहाँ की जनता अब ये सोचने लगी कि जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति का अधिकार निश्चित नहीं किया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले जॉन लोकी थे और जॉन जीकस रूसो। ये वो विचारक थे जिन्होंने अपने देश की जनता का मार्गदर्शन किया। उन्होंने यह विश्वास दिलाया
कि लोगों की योग्यता और लोगों का अधिकार उनके जन्म के आधार पर निश्चित नहीं किया जाना चाहिए। उनकी योग्यता पर विश्वास करना चाहिए और योग्यता के आधार पर यह निर्णय लिया जाना चाहिए। इन विचारकों का फ्रांसीसी जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वहाँ का जो राजशाही शासन था, उसका विरोध करने में ये दोनों विचारकों का अहम रोल है। वहाँ की जनता ने इन दोनों विचारकों के विचारों को बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया और फ्रांस के राजा लुई 16वां का विरोध करने का उन्होंने निश्चय ले लिया। तो आइए चर्चा करते हैं अब फ्रांसीसी विद्रोह पे। जब वहाँ की जनता शासन व्यवस्था से रुष्ट हो गई और विरोध करने का उन्होंने निश्चय कर लिया, तब लुई 16वां और उसकी सेना बहुत परेशान हो गई। उनके लिए यह रोक पाना बहुत ही खतरनाक था। डू यू नो दैट एनी किंग कुड नॉट increase the tax according to the ancient monarchy? कोई भी राजा टैक्स को नहीं बढ़ा सकता था, लेकिन लुई 16वां ने टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था द न्यू टैक्स प्रपोजल्स हैड टू बी अप्रूव्ड। नए प्रकार के टैक्सों को जनता पर थोप देना, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। अब आते हैं ईस्ट स्टेट जनरल की मीटिंग में क्या हुआ। द ईस्ट स्टेट जनरल वॉज ए पॉलिटिकल बॉडी। यह एक पॉलिटिकल बॉडी होती थी इन विच ऑल द स्टेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंट्स। इसमें तीनों वर्ग के, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, इसमें वो पार्टिसिपेट करते थे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि फ्रांस के राजा ने 1614 के बाद अब तक किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं बढ़ाया था। लेकिन 5 मई 1789 को ये जनरल स्टेट की बैठक हुई, जिसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तीनों स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, पहले दूसरे के 300 और थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव उस जनरल स्टेट की बैठक में शामिल हुए। सबको एक एक वोट करने का अधिकार था। एडिशंस, एक एक वोट करने का सबको अधिकार था। ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं कि जो थर्ड स्टेट का प्रपोज़ल था, तीसरे वर्ग के जितने भी जनप्रतिनिधि आए थे, उन्होंने जो भी मांगे राजा और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के सामने रखी। राजा ने उन सारे मांगों को अस्वीकार कर दिया। एंड ऑल दिस पीपल गैदर्ड इन द इंदौर टेनिस कोर्ट ऑफ वर्सलीज ऑन 20 जून। 20 जून को वर्सलीज के इंडोर जगह पे सारी जनता इकट्ठा हो गई और यह निर्णय लिया गया कि अनटिल वी मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द किंग हैज़ लेस पावर। और लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम जब तक एक ऐसा संविधान न बना लें जो संविधान राजा के अधिकारों को सीमित कर दे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और उन्होंने अपने लिए एक नेशनल असेंबली का गठन कर लिया। वो नेशनल असेंबली जो उनको स्वयं शासन करने का अधिकार देता था। और मीराबो जो फ्रेंच पॉलिटिशियन थे और एबे ये भी फ्रेंच एक ऑथर थे, इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा किया। अब आते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं वहाँ की कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स। वहाँ के फार्मर्स की कंडीशन क्या थी, आप लोग अपने इमेज में देख पा रहे हो। एक रोटी के टुकड़े के लिए वहाँ की जनता मर रही थी। वो कह रहे थे कि ब्रेड और पीस, हमको रोटी दो तो शांति लो। क्यों? क्योंकि वो जनता भूखी थी और वहाँ के जो राजसी लोग थे, वहाँ के चर्च के जो कर्मचारी थे, वो सब ऐशो आराम से जीने वाले लोग थे। उनको किसी प्रकार का जन्मजात टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसलिए वहाँ की जो थर्ड स्टेट थी वो उग्र हो गई और 14 जुलाई को उन्होंने क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिसने राजा और चर्च से संबंधित जितने भी अधिकारी थे उनकी जड़ें और रात की नींदें उड़ा दी। आप लोग देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल के स्क्रीन पे इतने सारे लोग एक क्रोधित मुद्रा में, सारे लोग, कोई भी लड़ाई नहीं चाहता था क्योंकि लड़ाई का परिणाम अच्छा नहीं होता है। लेकिन
ज़िंदगी में कभी ऐसी सिचुएशन आती है जिसको हथियार उठाना पड़ता है और फ्रांस की राजनीति में यही हुआ। वो दिन आया जब वहाँ की जनता का सब्र का बाँध टूट गया और लोग सड़कों पर आ गए और अपने विरोध प्रदर्शन को उन्होंने सबके सामने व्यक्त करना शुरू कर दिया। आप लोग देख पा रहे होंगे, इन रिवोल्ट में, इन विद्रोह में केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएँ भी उतनी ही बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही थी और इसमें बच्चों का भी अहम रोल था। 4 अगस्त 1789 को वो नेशनल असेंबली ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया, नेशनल असेंबली जो वहाँ की थर्ड स्टेट ने बनाया था, एक ऐसा ऑर्डर पास किया जिसमें लोगों फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले वर्गों से ज़मीन वापस करने को कहा गया। इसका ये भी कारण था कि वहाँ की जो किसान थे, इस ज़मीन पर खेती करते और अनाज की उपज ज़्यादा करके वहाँ के लोगों को रोटी देने का काम करते।